So our first principle is division of work. According to this principle, the whole organization work, both managerial and technical, should be divided into smaller jobs, and these jobs are assigned to the different persons, to different workers according to their skill, according to their स्पेशलाइजेशन. सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक जो फर्म है कंज्यूमर गुड्स के साथ डील कर रही है, सो उस केस में सबसे पहले उसने जो फर्म के अंदर काम हो रहा है उसको डिवाइड करना है स्मॉलर पार्ट्स में. लाइक प्रोडक्शन का काम हो रहा है, परचेज का काम हो रहा है, सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है. तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिसाइड किया गया कि ये डिपार्टमेंट्स होंगे जो डिफरेंट काम करेंगे. उसके बाद उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जो स्टाफिंग की गई, जो एम्प्लॉयज़ हायर किए गए, वो इस तरह से असाइन करने हैं ताकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उन जॉब्स के लिए सूटेबल हों. जो पर्सन अकाउंट्स में अच्छा होगा उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर देंगे. जिस पर्सन को मशीनरीज़ के बारे में नॉलेज है, प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असाइन कर देंगे. जिसको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, सेल्स के बारे में नॉलेज है, उसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हायर कर देंगे. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द वर्कर हम पर्सनस को अपॉइंट करेंगे. डिवीज़न ऑफ वर्क होगा अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द वर्कर. सो इन दिस वे our division of work will lead to specialization, and with the help of the specialization it promotes speed, efficiency and accuracy to work. सो इस तरह से स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, एक्यूरेसी ऑफ वर्क आएगा, क्योंकि जिस पर्सन को जो काम आता है हमने वही उस पर्सन को काम दिया है तो वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे. और कम से कम इसमें वेस्टेज होगी, टाइम वेस्ट कम होगा, उनको डाउट्स कम आएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो उस काम में एक्सपर्ट हैं. तो जो पर्सन जिस पर्सन में स्किलफुल होगा, जिस काम में स्किलफुल होगा, जिस काम में एक्सपर्ट होगा, उसे वही काम जो है वो दिया जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ वर्क. सेकेंड वन इज़ डिसिप्लिन. So discipline means it refers to the obedience to organizational rules and the employment agreement. यानी कि डिसिप्लिन सिंपल मीनिंग इज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको फॉलो करना, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उनको फॉलो करना. दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन. तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बिज़नेस का जो काम है हम स्मूथली चाहते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का कोई जो है डिस्प्यूट अराइज ना हो तो फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है. सो डिसिप्लिन का मतलब है जो कमिटमेंट्स किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स हुए हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, उनको फुलफ़िल किया जाए. तो ये नहीं कि सारे के सारे कमिटमेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉई ने ही किए हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स भी कमिटमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग लीव्स, तो वो सारे जो कमिटमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ साइड एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स साइड. सो इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. कि इसमें क्या है कि जो सुपीरियर्स हैं वो सभी लेवल पर अच्छे होने चाहिए ताकि अपने सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट्स होता है एम्प्लॉयज़, सुपीरियर जो है उनके हेड हैं, जो मेन मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के अंडर जितने भी वर्कर्स होंगे उनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट्स, और जो मैनेजर्स हैं वो हैं सुपीरियर्स. तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि सुपीरियर्स जो हैं वो गुड होने चाहिए सभी लेवल्स मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. एंड क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ऐसे एग्रीमेंट्स हों, ऐसे रूल रेगुलेशन हो एग्रीमेंट्स के अंदर जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए फेयर हों. एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, जो पेनल्टीज़ भी लगाई जा रही हैं वो भी लॉफुल होनी चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी गिवन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू एन एम्प्लॉय. तो इन शॉर्ट वे देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर्स जो हमने असाइन की हैं डिफरेंट पीपल्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को जो पावर्स दी हैं वो. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स उनकी ड्यूटीज़. जो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. ये नहीं कि हमने बहुत सारी पावर्स दे दी हैं और वो पर्सन को काम कोई नहीं हमने करने के लिए दिया, बस हमने उसको अथॉरिटी दी है तो वो उन अथॉरिटीज़ का गलत यूज़ करेगा. सो दिस इज़ बिकॉज इफ़ अथॉरिटी इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी द एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू मिस यूज़ it, whereas if authority is less than responsibility he or she will be unable to do the desired work. और उससे अगर हमने बहुत सारा काम दे दिया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, बट उसके पास अथॉरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, पावर्स नहीं हैं, तो वो काम
नहीं कर पाएगा। सो आपको जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं उसमें एक एग्जांपल है, Mehul, a production manager in a export house, has been asked to increase the production turnover of jackets from 500 units to 700 units per day. So production manager को क्या कहा गया कि जो units हैं वो increase होने चाहिए 500 to 700, but at the same time he is not given sufficient authority to get the एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर्स। लेकिन उसे ये तो हमने बोल दिया प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो, लेकिन उसको हमने ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो मटेरियल यूज़ कर सकता है। एज अ रिजल्ट Mehul is not able to raise the production to the desired level. In such a situation, Mehul cannot be held responsible for non-attainment of the desired target. तो वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मटेरियल यूज़ कर सके। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकता। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। So unity of command, there should be one and only one boss for every individual employee from whom he should receive orders and be responsible to. So इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो किसी एक पर्सन के अंडर काम करें। अगर हमने 5 पर्सन्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है तो वो 5 पर्सन एक पर्सन के अंडर होने चाहिए, नेक्स्ट 5 जो है वो दूसरे पर्सन के अंडर होने चाहिए। तो इट मीन्स हमें पता हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। परचेज़ मैनेजर्स के अंडर कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो परचेज़ मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि A, B, C, D एंड E जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके अंडर हैं, A के अंडर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये A है तो इसके अंडर 1, 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉयज़ हैं। B है, इसके अंडर 6, 7, 8, 9, 10 नंबर, 10 रोल नंबर, 6 to 10 रोल नंबर जो हैं वो B के अंडर काम कर रहे हैं, 1 to 5 जो हैं वो A के अंडर काम कर रहे हैं। तो जो A इंस्ट्रक्शन देगा वो ये फॉलो करेंगे, जो B इंस्ट्रक्शन देगा वो ये फॉलो करेंगे। तो यानी कि इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये नहीं कि B इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा है और A इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। A अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देगा, B अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देगा, और जो भी ये काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये किसके लिए अकाउंटेबल हैं, ए के लिए। ए को ही वो आंसर देंगे काम करने के बाद और ये इनको आंसर देंगे। क्योंकि अगर इस तरह से हम डिसाइड ना करें, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, तो क्या होगा कि अगर 6 रोल नंबर को ए ने भी काम दे दिया, बी ने भी काम दे दिया, तो उसके पास तो रीज़न आ गया। अब बी पूछ रहा है कि तूने मेरा काम नहीं किया, तो वो कह रहा है मेरे पास तो ए का बहुत सारा काम था इसलिए नहीं मैं कर पाया। ए पूछ रहा है क्यों नहीं किया, तो वो कह रहा है मेरे पास बी का बहुत सारा काम था। जैसे आप बोल देते हो कि मैम इकनॉमिक्स का टेस्ट मिला हुआ है, इंग्लिश का टेस्ट मिला हुआ है, हम अकाउंट्स का नहीं कर सकते, बिजनेस का नहीं कर सकते, और उधर इकनॉमिक्स वाले मैम को बिजनेस का टेस्ट है, अकाउंट्स का टेस्ट है, इकनॉमिक्स नहीं कर सकते, तो एक्सक्यूज़ हो जाता ना आपके पास। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये पहले से डिसाइड हो कौन से वर्कर्स किस मैनेजर के अंडर आएंगे, किस सुपीरियर को आंसरेबल होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moving towards the same objective. All the units of an organization, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वन हेड एंड वन प्लान। इट मीन्स कि जो ग्रुप है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन 1 मंथ में जो है फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। तो जितने भी उस ग्रुप के अंदर पर्सन आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, 10 पर्सन है, 15 पर्सन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उन सभी के सभी डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, और उनका एक हेड है। वो हेड कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। उनका प्लान एक है, एक ही उनकी जो है थिंकिंग का वे है, वो जो प्लान कर रहे हैं उनका एक प्लान है जिसको वो सभी के सभी मेंबर्स फॉलो करेंगे। अलग अलग से उनके हेड्स नहीं बनाए जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर उनका एक हेड है, उसके अंदर जितने भी पर्सन हैं, 10 पर्सन है, 15 पर्सन है, जितना भी वो ग्रुप है, वो सभी का सभी जो लोग हैं उस ग्रुप में वो एक प्लान को फॉलो करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो देयर इज़ एन अनदर एग्जाम्पल जो आपको नोट सेंड किए हैं, वहाँ पर एक एग्जांपल थी। होलिस्टिक लिविंग लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स।
and eco-friendly handicrafts. In such a situation, it is advisable that the working of the company should be divided into two separate divisions, namely ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स डिवीज़न एंड हैंडीक्राफ्ट डिवीज़न. तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑर्गेनिक फूड भी प्रोड्यूस कर रही है एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रही है. तो ये डिसाइड किया गया, उसमें दो डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएँ. फर्स्ट जो है उसका नेम होगा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स डिवीज़न एंड सेकंड हैंडीक्राफ्ट्स डिवीज़न. सो देयर शुड बी अ सेपरेट प्लान फॉर ईच ऑफ द टू डिवीजन्स. तो दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स के सेपरेट प्लान होंगे. दे शुड बी अलॉटेड रिसोर्सेज सेपरेटली एंड शुड बी headed independently by separate divisional head. So this practice will ensure that the working of the two divisions does not overlap and organization functions smoothly. तो दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स के सेपरेट हेड जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए कि दोनों डिपार्टमेंट्स के दो मैनेजर्स होंगे, अलग अलग मैनेजर्स होंगे और वो मैनेजर्स अपने अपने जो डिपार्टमेंट हैं उसको हैंडल करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. तो उस डिपार्टमेंट के अंडर जो वर्कर्स होंगे उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उस डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करना. सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार. सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अंडर यूनिटी ऑफ कमांड वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर. एक ही सुपीरियर से एक पर्सन ऑर्डर रिसीव करेगा और उसी को आंसर देगा, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बट इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. जैसे भी हमने किया, दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक इको फ्रेंडली, एक सेकेंड वन ऑर्गेनिक फूड का. तो उन दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग दो मैनेजर्स हैं और उनका दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करेंगे. देन एम क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्यों जो है वो इन्वेंट किया गया. इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ताकि जो सबऑर्डिनेट है उनमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो किसी दो मैनेजर्स के अंडर ना हो, वो सिंगल मैनेजर के अंडर हो और उसके लिए ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग ना हो जाए. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा. देन थर्ड वन, इम्प्लीकेशंस. यूनिटी ऑफ कमांड इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय. यहाँ पर एक पर्सन की बात है कि हमने ये कहा कि एक पर्सन जो है वो इस सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, ग्रुप्स की बात की गई है. तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल है वो अफेक्ट करता है. जबकि ये जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है. एक पर्सन जो है उससे कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो किसको फॉलो करे. क्लियर? सो in this way you can explain the difference between unity of command and unity of direction. So I hope you have cleared all the points.